जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट अकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में। दोस्तों, हाल ही में हुए G20 समिट में अभी सबसे ज्यादा जो बेनिफिट जिस स्टॉक को हुआ है उसके बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और कुछ दिनों पहले अभी काफी रनअप भी इस स्टॉक में देखने को मिला है, सो इसका डिटेल एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी क्या कामकाज करती है, किस तरह से कंपनी के फंडामेंटल है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से लेकर कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस, वो बाकी सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड से लेकर। सो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने मार्केट अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। दोस्तों, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले उसका ओवरव्यू जानना बहुत ही जरूरी है। कंपनी क्या काम करती है, किस तरीके से कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अगर हम बात करें प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, तो कंपनी 1983 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। स्टार्टिंग से ही एथेनॉल प्रोडक्शन का बिजनेस कंपनी का रहा है। इसके अलावा कंपनी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर बायो एनर्जी, हाई प्योरिटी वाटर, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रीवरीज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के 1000+ कस्टमर्स हैं, व 100+ कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है। ऑलमोस्ट 5 कॉन्टिनेंट्स में कंपनी की प्रेजेंस है, जो कि काफी बड़ी चीज होती है। और 90+ टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं कंपनी के, जिसमें कंपनी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करती है। वही 300+ कंपनी ने पेटेंट अपने नाम किए हैं, जिसमें 24 इंडियन व 60 इंटरनेशनल पेटेंट शामिल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग डबल से भी ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट कंपनी ने अपने नाम किए हुए हैं। वहीं हम बात करें कंपनी के ऑफिसेस के बारे में, तो कंपनी लोकेटेड इन थाईलैंड एंड फिलीपींस, इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इन हस्टन टेक्सास इन यूएसए। अगर आप देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को, तो यहाँ पर आप देखेंगे 80% ऑफ रेवेन्यू कंपनी बायो एनर्जी से जनरेट करती है, वहीं इंजीनियरिंग से 14% व हाई प्योरिटी सेगमेंट से 7% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अब आइए जानते हैं इन सभी सेगमेंट को डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायो एनर्जी सेगमेंट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और 80% का ऑफ रेवेन्यू कंपनी इसी सेगमेंट से कंपनी जनरेट करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में 26,040 मिलियन का रेवेन्यू के लिए कंपनी ने बायो एनर्जी से जनरेट किया है। बायो एनर्जी में बायो मोबिलिटी आती है। आप देखेंगे अब बायो मोबिलिटी क्या होती है। दोस्तों, अभी तक जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वह सब फ्यूल बेस्ड होता है, चाहे वह सरफेस से हो, एयर से हो या वाटर से हो, उसको फ्यूल से कन्वर्ट करना है बायो एनर्जी में। उसी को ही बायो मोबिलिटी का नाम दिया गया है। उसमें आप सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा 1G एथेनॉल, 2G एथेनॉल ऐसे करके अलग अलग स्टेजेस रखी गई हैं, जिसमें यहाँ इंप्लीमेंट होना है। आइए जानते हैं क्या होता है 1G एथेनॉल। दोस्तों, 1G एथेनॉल और 2G एथेनॉल को अगर हम बात करें तो सरल भाषा में अगर हम कहें तो यह कुछ नहीं है। एथेनॉल को जनरेट करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल है वह स्टार्ट की गई है। जो भी शुगर रिलेटेड मटेरियल्स हैं, मोलेसेस हैं, उससे जो भी एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा वह 1G एथेनॉल के अंडर में आता है। इसमें सबसे ज्यादा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है वह प्राज इंडस्ट्रीज के पास है। और इसमें शुगर के जो भी शुगर कैन जूस होता है, मोलेसेस होता है या स्टार्ची ग्रेन्स होते हैं, उनसे एथेनॉल को बनाया जाता है, जिसे 1G एथेनॉल का नाम दिया गया है। वहीं अगर हम 2G एथेनॉल की बात करें तो 2G एथेनॉल में जो भी अभी प्रोडक्शन चल रहा है, जैसे अभी तक शुगर कैन जूस और मोलेसेस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वहीं 2G एथेनॉल सेकेंड जनरेशन जो एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा उसमें अलग अलग तरह के मल्टीग्रेन्स यूज किए जाएंगे, ताकि डिपेंडेंसी शुगर केन के ऊपर कम हो सके, शुगर के जो भी मटेरियल्स है उस पर कम हो सके। बाकी मल्टी जितने भी अलग अलग ग्रेन्स हैं, जितना भी दूसरा अनाज है, उससे सेकेंड जनरेशन में एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे कि किसानों को भी डायरेक्टली बेनिफिट हो, क्योंकि 60 to 7% जो भी फार्मर्स हैं इंडिया में उनको बेनिफिट जिसका मिल सके। यह 2G एथेनॉल का है। और आगे आने वाले टाइम में 3G भी आपको एथेनॉल देखने को मिलेगा, जिसमें एथेनॉल जो प्रोडक्शन होगा थर्ड जनरेशन, उसमें अलग अलग वुड्स का यूज किया जाएगा। इसी सेगमेंट में कंपनी जो प्राज इंडस्ट्री है उसका काफी पहले से कामकाज है। और इसमें आप देखेंगे एक सेकाप कंपनी है, जिसके साथ सेल्यूनिटी टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी आने वाले टाइम में एथेनॉल का प्रोडक्शन करेगी। जो भी थर्ड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन होगा वह इस कंपनी के साथ टाई अप किया है और इन्हीं के साथ इस प्रोडक्शन पर काम कर रही है आने वाले टाइम में। इस टेक्नोलॉजी से, सेल्यूनिटी टेक्नोलॉजी से कंपनी थर्ड जनरेशन ऑफ एथेनॉल भी जनरेट करेगी। इसमें काफी पहले से कंपनी के फुटप्रिंट है, इससे काफी बेनिफिट प्राज इंडस्ट्री को मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें बाकी सेगमेंट के बारे में, तो बायो एनर्जी में रेन्यूएबल नेचुरल गैस, सस्टेनेबल फ्यूल्स। रेन्यूएबल गैस में क्या होता है, आपने देखा होगा जहां भी बायो गैस जनरेट होती है, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो भी प्रेस मड रहता है उसको कंप्रेस किया जाता है और उससे गैस का प्रोडक्शन होता है, जिसे रेन्यूएबल नेचुरल गैस का नाम दिया गया है। तो जो इससे रिगार्डिंग जितने भी प्लांट है वह सेटअप प्राज इंडस्ट्री करवाती है। यह भी काफी बड़ा बेनिफिट कंपनी को आने वाले टाइम में मिलने वाला है। अभी हम आगे बात करने वाले हैं किस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी इस कंपनी को बेनिफिट देने वाले हैं, वह हाल ही हुए G20 समिट का किस तरीके से इस कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स के बारे में, जो भी आने वाले टाइम में आप फ्यूल्स देखने वाले हैं, अभी एयर टर्बाइन फ्यूल ATF यूज किया जाता है। जितने भी एयरक्राफ्ट हैं या बाकी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयर के थ्रू होते हैं, उसमें सब में ATF यूज किया जाता है। इसको कन्वर्ट करना है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में। एल्कोहल टू जेट करके एक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें गैसोलीन का यूज किया जाएगा, जिससे ATF को रिप्लेस किया जाएगा। वह इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा काफी। उसमें भी प्राज इंडस्ट्री जेवो कंपनी है
यूएसए बेस्ड, और इसके साथ कंपनी ने लाइसेंस लिया हुआ है इस गैसोलीन के प्रोडक्शन के लिए, जो भी यह एविएशन फ्यूल बनने वाला है। सो इसके जेवो कंपनी के साथ कंपनी का लाइसेंस है इसे प्रोड्यूस करने का। सो इसका भी काफी एडवांटेज है, वह प्राज इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है। वहीं मरीन बायोफ्यूल्स का भी काफी ज्यादा कंजप्शन होता है, बाय वाटर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको भी कन्वर्ट किया जा रहा है बायोफ्यूल्स में। सो इसका एडवांटेज भी प्राज इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है। सो यह सब अलग अलग सेगमेंट जितने भी थे यह बायो एनर्जी के थे। नेक्स्ट हम बात करें हाई प्योरिटी सॉल्यूशंस के बारे में, तो यह कंपनी प्रोवाइड करती है और इससे आप देखेंगे 2420 मिलियंस का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो इसके अंडर में आप देखेंगे कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनको काफी हाई प्योर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो वहाँ वाटर भी प्रोवाइड करती है कंपनी, और 450 प्लस इंस्टॉलेशन है कंपनी के ग्लोबली। इसके अलावा कंपनी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, जो भी प्लांट है उसका सेटअप भी करवाती है और साथ में प्रोडक्शन भी करती है। सो यह काफी ज्यादा एडवांटेज हो जाता है प्राज इंडस्ट्री का। इस सेगमेंट से कंपनी लगभग 7 to 8% का रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। वहीं इससे रिगार्डिंग वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करती है, मॉड्यूलर प्रोसेस सिस्टम प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में, सो कंपनी का नेक्स्ट सेगमेंट है इंजीनियरिंग वाला। इंजीनियरिंग सेगमेंट में कंपनी कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि शेल एंड ट्यूब्स, हीट एक्सचेंजर, कॉलम्स एंड अदर प्रोप्राइटरी इक्विपमेंट्स एज पर द क्लाइंट डिजाइन रिक्वायरमेंट। जैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग कंपनी काफी सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, और इस सेगमेंट से भी काफी अच्छा रेवेन्यू आप देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23 में 6820 मिलियन का जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी इंजीनियरिंग सेगमेंट से कंपनी ने जनरेट किया था। इसके अलावा कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। अभी जो भी बजट अनाउंस हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वह डिफेंस, रेलवे और साथ ही में वाटर मैनेजमेंट पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, और इसी के साथ साथ इसके प्लांट स्टेब्लिशमेंट व बाकी वैल्यू एडेड सर्विस जो भी है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग वह भी कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के अनदर सेगमेंट के बारे में जो है ब्रीवरी एंड बेवरेजेस का, सो यह सिंस इंसेप्शन 1994 से ही इस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, और इसमें कंपनी पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ब्रीवरीज डिवीजन में। किस तरीके से प्लांट सेटअप करवाना है, क्या क्या इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, सॉल्यूशंस, व साथ ही में कस्टमर्स जो भी ब्रीवरी इंडस्ट्रीज में रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं उन सब का ओवरऑल सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। सो आप देख सकते हैं काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनी का। अगर हम बात करें प्राज इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर के बारे में, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स किस तरीके से इसके लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों अभी हाल ही में हुए G20 समिट का भी काफी ज्यादा बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला है। इसके अलावा भी जो पहले से प्रोग्राम चल रहे हैं किस तरीके से प्राज इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एडवांस द टारगेट फॉर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 2025 फ्रॉम 2030 टू रिड्यूस द कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट बिल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन। सो आप देखेंगे गवर्नमेंट ने अभी 10% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था 2022-3 तक, और वह अचीव हो गया है, बल्कि उससे ज्यादा ही हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने इस टारगेट को बढ़ाकर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दिया गया है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कौन कौन सी कंपनी है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग में लगातार फोकस कर रही है और जिनको आने वाले टाइम में इस चीज का बेनिफिट होने वाला है। काफी ज्यादा होता है 20%। अभी आने वाले टाइम में जब डिमांड बढ़ेगी एथेनॉल की, राज इंडस्ट्री है वह डायरेक्ट बेनिफिशियल ऐसे होने वाली है, क्योंकि 10% जो पूरे ओवरऑल ग्लोबल प्रोडक्शन है एथेनॉल का उसमें प्राज इंडस्ट्रीज का नाम है। सो इसका डेफिनेटली डायरेक्ट बेनिफिट है प्राज इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है। वहीं गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग एफर्ट्स टू डेवलप एन एथेनॉल इकोनॉमी बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्स फ्यूल इंजिन्स सो दे कैन रन ऑन एथेनॉल ब्लेंड्स। सो आने वाले टाइम में टोटली आपको जो भी इंजिन्स हैं वह एथेनॉल पर चलते हुए दिखाई देंगे। और हाल ही में आज से कुछ 15-20 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने एक कार लॉन्च की है इनोवा, जो कि फुली एथेनॉल बेस्ड कार है। तो इससे इंडिया का काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो इस पर गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है, जो जिसका कि डायरेक्ट बेनिफिट प्राज इंडस्ट्रीज को मिलेगा। वहीं गवर्नमेंट प्लान्स टू सेटअप 5,000 compressed biogas plants across India with a production target of 15 metric ton। सो यहाँ पर 5,000 जो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाए जाएंगे, इसका बेनिफिट भी प्राज इंडस्ट्रीज को मिलेगा, क्योंकि जितने भी प्लांट सेटअप करवाने का काम है वह प्राज इंडस्ट्री करती है। वहीं 1G एथेनॉल का जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, 2G एथेनॉल का, 1G एथेनॉल में जैसे 1000 करोड़ लीटर का प्रोडक्शन का टारगेट था कंपनी का, वह अचीव हो चुका है। अब 2G में 14,000 करोड़ लीटर जनरेट करने वाले हैं एथेनॉल। सो इसका बेनिफिट डायरेक्टली मिलने वाला है। सो यह गवर्नमेंट्स की जितनी भी स्कीम है उसका डायरेक्ट बेनिफिट प्राज इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें बाकी सेगमेंट की वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की, तो यह $2.6 बिलियन था 2020 में। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि अभी बढ़कर $5.3 बिलियन होने वाला है 2027 तक, जो कि 10.8% सीआरजी से बढ़ने वाला है। सो इसका यह सेगमेंट भी, जिससे यह लगभग 7 to 8% का रेवेन्यू जनरेट करती है। सो इस सेगमेंट में भी काफी ज्यादा ग्रोथ है आने वाले टाइम में। वहीं अगर हम बात करें क्रिटिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट की, जो कुछ भी क्रिटिकल इक्विपमेंट कंपनी बनाती है, तो इसका मार्केट $24 बिलियन अभी तक रहा है 2022 में, जो कि $26 बिलियन होने वाला है 2023 तक। 5.4% सीआरजी से यह बढ़ने वाला है। आप देख सकते हैं जितना भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनी का, उसमें सारे सेगमेंट में ग्रोथ है आने वाले टाइम में। सो डेफिनेटली स्टॉक काफी आने लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। वही दोस्तों अगर हम कंपनी के की पार्टनर्स व एसोसिएट्स की बात करें, तो कंपनी के साथ
को डेवलपमेंट एंड रिसर्च में आइसर पुणे, पुणे यूनिवर्सिटी, आईआईटी बॉम्बे, आईसीटी मुंबई व एनएलसी पुणे इंस्टीट्यूट शामिल है। वहीं कंपनी के बिजनेस ग्रोथ व एक्सपांशन में ब्राजील बेस्ड कंपनी डेडीनी, फिनलैंड बेस्ड वोलमेट व डेनमार्क बेस्ड नोवोजिम्स शामिल है। वहीं कंपनी की जो सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन है उसमें इंडियन कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल है। अगर बात करें कंपनी के टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो जेवो जो कि काफी बड़ी कंपनी है यूएसए बेस्ड, वहीं डीवीओ, सेकाब व एआरएआई है। वही कंपनी के नेटवर्किंग में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लीड एंटरप्राइजेस, सीआईआई व आईएफजीई है। सो कंपनी का एसोसिएशन एंड पार्टनरशिप भी काफी अच्छा है। अभी तक हमने कंपनी के बारे में ओवरव्यू जाना है, कंपनी की बाकी बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में जाना है, कहाँ से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इन सब चीजों के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, टेक्निकली अगर कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, सो इन सब चीजों से कंपनी की एक थीम बनती है। और अगर आप आने वाले टाइम में सभी चीजों को स्टडी करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं सो आप काफी कॉन्फिडेंट रह सकते हैं जब वेट टाइम आता है। मान लीजिए मार्केट में कभी कोई बुरी कंडीशन आती है जैसे कि कोविड में आई थी 2020 में, सो अगर आपका कन्विक्शन है किसी भी स्टॉक के ऊपर, आपने अच्छे से डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, सो आप बेड टाइम में किसी भी स्टॉक से घबराते नहीं है, उसको अच्छे से होल्ड कर सकते हैं व आने वाले टाइम में अगर वो गिरता भी है तो उसको और भी ऐड कर सकते हैं। सो यह आपको एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन को दिखाता है अगर आप अच्छे से किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करते हैं। सो अभी हमने जब बात की है कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल व बाकी सारी चीजों के बारे में, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी नजर डालते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं सो दोस्तों अगर हम बात करें प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के बारे में तो कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 10,679 करोड़ है। वहीं स्टॉक अभी 41 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का आरओसी 31% है, वहीं आरओई 23% है। बाकी अगर कंपनी के डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ जहां 2019 में 1141 करोड़ की थी जो कि अभी बढ़कर मार्च 2023 में 3528 करोड़ की हो चुकी है। वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे 194 करोड़ का जो प्रॉफिट था वह लगभग 80% बढ़कर 308 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% का काफी अच्छा कंपनी जनरेट कर रही है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे कंपनी का लगभग डबल के आसपास हुआ है। 80-90% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में कंपनी की देखने को मिली है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर डिविडेंड आप देखेंगे तो सबसे अच्छी चीज है कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है। 34% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। सो अगर कोई कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डिविडेंड भी पे कर रही है, सो इससे अच्छी चीज और कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि मान लीजिए अगले आने वाले 1 साल 2 साल तक आपने स्टॉक को होल्ड करके रखा है, अगर स्टॉक की प्राइस मूव नहीं करती है तो आपको क्या बेनिफिट है। अगर आपको कंपनी साथ ही डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो वह आपका कैपिटल पर कुछ अप्रिसिएशन उसका मिलता है, इसलिए डिविडेंड भी बहुत जरूरी है। कंपनी जो भी अपने प्रॉफिट का हिस्सा चाहे वह 30%, 40%, 70% जो भी हो, लेकिन डिविडेंड पेइंग आउट स्टॉक काफी बेटर रहते हैं लॉन्ग टर्म में। वहीं आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स में 31% से बढ़ी है, 3 ईयर्स में 47% से बढ़ी है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स 47% से बढ़ी है। काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की देखने को मिली है। यहीं देखेंगे कंपनी की स्टॉक प्राइस CARG 99% देखने को मिली है लास्ट 3 ईयर्स में। वहीं लास्ट 1 ईयर में 50% की देखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। यानी कि कंपनी अपने कैश को व बाकी कैपिटल को काफी अच्छी तरीके से काफी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। यहाँ ROE ROC बताते हैं हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12%, 14% लास्ट 5 ईयर्स में। सो आप देखेंगे फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग अभी तक कंपनी नजर आ रही है। वही बैलेंस शीट पर भी नजर डाल लेते हैं, कितने रिजर्व्स हैं कंपनी के पास, कितनी बोरोइंग है। सो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। और सबसे बेस्ट चीज होती है अगर कोई कंपनी डेप्ट फ्री है, वेट टाइम में सर्वाइव कर सकती है, कंपनी के अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है और साथ ही में कंपनी डेप्ट फ्री भी है। यहाँ पर आप देखेंगे रिजर्व्स कंपनी के पास 1041 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। और वर्चुअली कंपनी डेप्ट फ्री है, 42 करोड़ काफी नॉमिनल सा डेप्ट है कंपनी के ऊपर। यह बहुत अच्छी चीज है। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस कंपनी का 7 करोड़ का है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में तो यहाँ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी काफी अच्छा जनरेट कर रही है। 162 करोड़ का ऑपरेशन से कंपनी ने कैश जनरेट किया है। नेट कैश फ्लो आप देखेंगे तो नेगेटिव देखने को मिला है। सो नेट कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कंपनी काफी ज्यादा ब्राइट है, नेट डेब्ट फ्री कंपनी है। सो फंडामेंटली कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कुछ बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे FIS ने अपने स्टेक्स को लगातार बढ़ाया है। जहां पर 2021 में 11% के स्टेक थे वह बढ़ाकर अभी 18% के कर दिए गए हैं। DIS का आप देखेंगे, DIS ने अपनी स्टॉक को बढ़ाया है। लास्ट ईयर 7.8% के थे जो कि अभी बढ़ाकर 8.40% हो चुके हैं। वहीं गवर्नमेंट का इस कंपनी में कोई भी स्टेक नहीं है। FIS DIS का कन्विक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी को लेकर।
और बाकी प्रमोटर्स का भी इस कंपनी पर काफी भरोसा है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सो कंपनी हमारी सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। आप देखेंगे इसके बिजनेस मॉडल, बिजनेस ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, साथ ही कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है। अब आइए देखते हैं कि टेक्निकली कंपनी कैसी नजर आ रही है और किस लेवल पर आपको इसको बाय करना है। सो अगर हम बात करें प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में, तो 581 रुपीज पर अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है और स्टॉक में हाल ही में काफी ज्यादा रनअप देखने को मिला है। अभी काफी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। आप अगर मैं मंथली चार्ट आपके सामने ओपन करूं इस कंपनी का, तो आप देखेंगे काफी टाइम से स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था और यह ब्रेकआउट हुआ है अगस्त में, लास्ट मंथ में ब्रेकआउट हुआ है। काफी ज्यादा रनअप स्टॉक ने दिखा चुका है, लेकिन अभी भी काफी पोटेंशियल है इस स्टॉक में आने वाले टाइम में। और अगर अभी के वैल्यूएशन पे बात करें तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है स्टॉक, लेकिन अगर आपको 500 के आसपास स्टॉक मिलता है जहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, तो काफी अच्छा लेवल हो जाएगा बाइंग का और यहाँ पर आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म इसके टारगेट्स के बारे में बात करें, तो शॉर्ट टर्म टारगेट कंपनी के 687 85 के निकल के आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में आप इससे 5 से 7 साल के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट स्टॉक है प्राज इंडस्ट्री, जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स भी देने की पोटेंशियल रखता है। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर एथेनॉल G20 यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे आर्टिकल मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। एथेनॉल के G20 समिट के बाद एथेनॉल शुगर स्टॉक में देखने को मिली रौनक। हाल ही में जो G20 समिट हुआ था लास्ट वीक में, और उसमें एक अलायंस साइन हुआ है बायोफ्यूल का, जिसमें आउट ऑफ 19 कंट्रीज 12 कंट्रीज ने उस अलायंस पर साइन किया है जो कि बायोफ्यूल का है। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है प्राज इंडस्ट्री को डेफिनेटली मिलने वाला है, और यह क्योंकि यह एक एथेनॉल का मेजर प्रोड्यूसर है। वहीं बाकी कौन सी कंपनीज है जो एथेनॉल का जिसका बेनिफिट उनको होने वाला है, उसका भी हमने डिटेल्ड वीडियो पोस्ट किया हुआ है। आई बटन पर क्लिक कर आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। सो दोस्तों यह थी पूरी प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में, और भी बाकी स्टॉक को हम डिटेल में कवर करेंगे। मार्केट अकेडमी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि जो भी हम आईपीओ रिलेटेड चीजें कवर करते हैं, जो बाकी स्टॉक से रिलेटेड कवर करते हैं, वह आपको नोटिफिकेशन टाइम में मिलता रहे और हर चीजों से आप अपडेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।